नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर सोलंकी और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज के सेशन का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन ये है कि सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म, कौन सा प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश को बिखेरना, सूर्य के प्रकाश को बिखेरना। आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। क्या करता है? 7 रंगों में विभाजित कर देता है। कौन से 7 रंग? बेनी, आह, पीनाला, जिसकी ट्रिक आपको याद है, बेनी, आह, पीनाला, बैंगनी और ला का मतलब लास्ट में क्या होता है? लाल। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है? सूर्य के प्रकाश का क्या करना? डिस्पर्जन करना, यानी उसको बिखेर देना, 7 रंगों के अंदर उसको बिखेर देना। तो सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, और वो प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन से थे दोस्तों? आइजक न्यूटन। किसने किया था? न्यूटन साहब ने किया था, आइजक न्यूटन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने दोस्तों सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने एक और सिद्धांत दिया, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, जिसको अपन एक फॉर्मूले से पढ़ते हैं, E बराबर mc²। किससे पढ़ते हैं? E बराबर mc²। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, जिसे हम पढ़ते हैं E बराबर mc²। ठीक है, तो सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को ग्लास प्रिज्म से उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे आइजक न्यूटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन, आइजक न्यूटन करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम कि औद्योगिक संस्थापनों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है, जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है, वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक जैक क्या होता है? हाइड्रोलिक जैक दोस्तों इस प्रकार का एक बड़ा उपकरण होता है। इसमें क्या भरा होता है? इसमें लिक्विड भरा होता है, या फिर कह सकते हैं जल भरा होता है, वाटर भरा होता है। अब आपको पता है कि प्रत्येक बिंदु पर, पास्कल का नियम क्या कहता है? प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? समान होता है। तो जब इस वाले एरिया पर कोई भी भारी वस्तु रखी जाती है, तब ये वाला जल ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, इसका प्रेशर चेंज होता है, और उसी चेंज प्रेशर के कारण उसका भार ज्ञात किया जाता है, उसका भार का पता लगाया जाता है। इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक जैक। तो भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो वो दोस्तों भौतिकी के पास्कल के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है, क्योंकि पास्कल का नियम क्या कहता है कि समान ऊंचाई पर द्रव के सभी बिंदुओं पर जो दाब होता है वो क्या होता है? समान होता है। लेकिन जब कोई वस्तु इस रीजन पर रखी जाती है, तब उसका दाब क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो कौन से नियम में स्टडी करेंगे अपन? पास्कल के नियम से स्टडी करते हैं। ठीक है, न्यूटन का नियम आपको पता है, 3 नियम थे गति के, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था किसी वस्तु की आंशिक भार में कमी, जब किसी वस्तु को किसी पात्र में आंशिक या फिर पूरा उसको डुबोया जाता है, उसके वजन में जो कमी फील होती है, वो कमी किसके बराबर होती है? कि वो वस्तु कितना भार हटा रही है या फिर कितने जल को बाहर की ओर गिरा रही है। ठीक है, न्यूटन के 3 नियम आपको पता ही होंगे। पहला नियम जिसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है या फिर यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वो तब तक गति करेगी या फिर तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए, बाहर से बल ना लगाया जाए। राइट, यानी इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हम इसे समझते हैं कि आप कोई साइकिल चला रहे हैं, आपकी साइकिल चल रही है, तो आपकी साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक आप उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे। ठीक है, ब्रेक नहीं लगाएंगे। अब कहेंगे सर हम अगर पेडल मारना छोड़ दें, पेडल मारना छोड़ दें, तो भी साइकिल एक जगह पर जाके रुक जाएगी। वो होता है दोस्तों घर्षण की वजह से। सड़क और साइकिल के टायर के बीच क्या होता है? घर्षण होता है, और घर्षण साइकिल की गति को रोकता है या फिर उसकी गति का विरोध करता है। ठीक है, तो
घर्षण भी क्या है, एक बाहरी बल है, साइकिल के बाहर से लगाया गया बल है, सड़क के द्वारा लगाया गया बल है। और आप ब्रेक लगाते हो तो वो भी आपके द्वारा लगाया गया बल है, साइकिल तंत्र में वो कोई बल नहीं लग रहा है। तो आप जब तक बाहर से बल नहीं लगाएंगे तब तक वो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी भी गतिमान वस्तु के संवेग में परिवर्तन अगर आएगा तो आरोपित बल की दिशा में आएगा, आरोपित बल की दिशा में आएगा। तीसरा नियम आपको पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर क्रिया करती है, दूसरी वस्तु पर क्रिया करती है, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया करती है और तुरंत वापस बल लगाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, पास्कल का नियम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। उस उपकरण का नाम बताना है जो एक चालक में या फिर किसी कंडक्टर में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है या फिर वोल्टेज उत्पन्न करता है। क्या बनाता है, वोल्टेज। क्या बनाता है, वोल्टेज बनाता है। और आपको पता है वोल्टेज किसकी वजह से बनता है, किसी भी विद्युत परिपथ में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है दोस्तों बैटरी की वजह से। किसकी वजह से होता है, बैटरी, या फिर इसको बोलते हैं अपन सेल। क्या कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। कोई भी आप सेल लेते हैं, कोई भी बैटरी लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कितने वोल्ट का विभव उत्पन्न करेगा, कितने वोल्ट का विभव या कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बैटरी या फिर सेल, उस उपकरण का नाम बताना है जो चालक में विभवांतर बनाए रखता है, उसका नाम है बैटरी या फिर सेल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति, तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है, भौतिकी के किस नियम का पालन करता है। जब भी कोई वस्तु गति करती है तो गति करने के कारण गति के 3 ही नियम होते हैं और वो किसने लिए थे, न्यूटन ने लिए थे। न्यूटन के नियम उसको बोलते हैं। कोई भी वस्तु या फिर कोई पिंड या कोई जीव गति करता है तो किसके अंडर आ जाएगी, उन्हीं 3 नियमों के अंडर आते हैं। ठीक है, पहला स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम दोस्तों किस लिए था, हीट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। दूसरी बात करते हैं अपन न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन की गति के नियम, जब कोई वस्तु गति करती है तो किसके अंदर आ जाएगी, न्यूटन की गति के नियम के अंदर आ जाएगी। तो तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के न्यूटन की गति के नियम पर काम करता है, न्यूटन की गति के नियम का जो सिद्धांत है उस पर काम करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम, वेबर किसकी इकाई है, वेबर किसकी इकाई है, वेबर। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास है धारिता। तो धारिता का जो दोस्तों इकाई होती है, जो मात्रक होता है वो होता है धारिता का चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का और विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व का हमने पढ़ा था सीमेंस। क्या होता है दोस्तों, सीमेंस। फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है दोस्तों टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, और बी ऑप्शन जो हमारे पास है चुंबकीय फ्लक्स, इसका होता है दोस्तों वेबर। क्या होता है, वेबर, राइट, इसका होता है वेबर। विद्युत चालकत्व का होता है सीमेंस, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला से जानते हैं, यहाँ पे इसकी इकाई क्या है, टेस्ला। फिर चुंबकीय फ्लक्स, इसकी इकाई है दोस्तों वेबर। और हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया है वेबर किसकी इकाई है। तो दोस्तों वेबर किसकी इकाई है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। किसकी इकाई है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। क्या है हमारे पास, एक ठोस गोला है जिसका द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान है m और इसकी त्रिज्या कितनी है r, त्रिज्या कितनी है r, m द्रव्यमान है और कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। इस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर, इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष यानी इस पर केंद्र से गुजरने वाले अक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष कितना होगा, सीधा सा इसका डेरिवेशन के बाद इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है 2mr² बटा 5, क्या आता है 2mr² अपॉन 5। डेरिवेशन बहुत इसका लंबा है, उस डेरिवेशन में अपने को नहीं जाना है। हमने पहले भी एक क्वेश्चन करा था, वो क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास एक पतली छड़ है, छड़ की लंबाई है l, इसका द्रव्यमान है m और इसमें जो केंद्र से अक्ष गुजरती है उसके लंबवत अक्ष के बारे में हमसे पूछा गया था, इस अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। हमने जाना था इसका जड़त्व आघूर्ण ml² बटा 12 होता है। ठीक है, वैसे ही हमें इस गोले का याद रखना है, केंद्र से गुजरने वाले अक्ष का जड़त्व आघूर्ण 2mr² अपॉन 5 होता है। कितना होता है 2mr² अपॉन 5 होता है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 5mr अपॉन 2 गलत हो जाएगा, फिर 2mr अपॉन 5 ये भी गलत हो जाएगा, फिर 5mr² अपॉन 2 ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है 2mr² अपॉन 5 क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उपसर्ग 10⁻18 के लिए कौन सा उपसर्ग उपयुक्त होगा, कौन सा उपसर्ग यूज होगा। ठीक है, 10⁻18 की बात कर रहे हैं। और जब उपसर्ग की बात आती है तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 10⁻3 को बोलते हैं अपन किलो, क्या बोलते हैं किलो। 10⁻6 को बोलते हैं मेगा, 10⁻9 को बोलते हैं दोस्तों गीगा। ये सारे उपसर्ग हैं। जैसे कहने के लिए 1000 ग्राम चीनी, 1000 ग्राम चीनी, तो ये क्या है, ग्राम से पहले क्या लिखा है 1000, यानी 1 2 3, 10 की घात कितनी 3, तो क्या लिखेंगे इसको अपन लिख सकते हैं किलो, और ग्राम का ग्राम, किलोग्राम कितना 1 किलो यानी 1000, 1 किलो का मतलब क्या है 1000, ग्राम का ग्राम, 2 किलो आता तो 2000 ग्राम यानी 2 किलोग्राम। ठीक है, तो ये सारे उपसर्ग हैं। 10⁻12 को बोलते हैं टेरा, और 10⁻15 को बोलते हैं दोस्तों पेटा, और 10⁻18 को बोलते हैं एग्जा। क्या बोलते हैं एग्जा। 10⁻3 को बोलते हैं किलो, 10⁻6 को बोलते हैं मेगा, 10⁻9 को बोलते हैं गीगा, 10⁻12 को बोलते हैं टेरा, 10⁻15 को बोलते हैं पेटा, और 10⁻18 को बोलते हैं एग्जा। राइट, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10⁻18 को क्या बोला जाता है, तो ए ऑप्शन है पेटा। ए ऑप्शन क्या है पेटा, और पेटा किसको बोलते हैं 10⁻15 को, किसको बोलते हैं 10⁻15 को। एटो यूज नहीं होता, फिर टेम्टो भी यूज नहीं होता। लास्ट ऑप्शन क्या है एग्जा। ये तो एग्जा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जा किसे बोलते हैं 10⁻18 को एग्जा बोला जाता है। राइट, 10⁻18 क्या बोला जाता है एग्जा बोला जाता है। तो उपसर्ग कौन सा यूज हो जाएगा यहाँ पर एग्जा। एग्जा उपसर्ग 10⁻18 के लिए यूज होगा। यानी कहीं भी अपने को लिखना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है
हमें इतने ग्राम लिखना है। कितने ग्राम? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख ग्राम हमें लिखना है, 10 लाख ग्राम। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कितने शून्य हैं? 6, तो 10 की घात 6 ग्राम, ऐसा लिख दिया हमने। 10 की घात 6 को अपन लिख सकते हैं मेगा, या फिर अपन लिख सकते हैं 1 मेगाग्राम। 1 मेगाग्राम शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं 1 मेगाग्राम। 1 मेगा का मतलब क्या? 10⁶। 10⁶ का मतलब क्या? 10 लाख। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? हमारा एग्जा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 की घात 18 के लिए यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला किसकी इकाई है? ए ऑप्शन हमारे पास है विद्युत चालकत्व। इसकी इकाई दोस्तों हमने कई बार पढ़ी है, कई बार डिस्कस करी है, सीमेंस होती है। सीमेंस होती है। फिर बात करते हैं चुंबकीय प्रवाह। किसकी बात करते हैं? चुंबकीय प्रवाह या फिर चुंबकीय फ्लक्स। इसकी होती है दोस्तों वेबर। क्या होती है? वेबर। फिर बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की क्या होती है दोस्तों? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। विद्युत चालकत्व सीमेंस होती है। चुंबकीय प्रवाह यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है? वेबर होती है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की क्या होती है? टेस्ला होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। और टेस्ला किसकी इकाई? यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। विद्युत चालकत्व की इकाई कौन सी है? सीमेंस। और विद्युत चालकत्व विद्युत प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। विद्युत प्रतिरोधकता बराबर 1 विद्युत चालकता। एक बटा विद्युत चालकता, राइट। यानी विद्युत प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता या फिर विद्युत चालकत्व एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और आपको पता है विद्युत प्रतिरोधक इकाई क्या होती है? ओम मीटर इनवर्स। क्या होती है? ओम मीटर इनवर्स, या फिर कह सकते हैं ओम प्रति मीटर। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे की। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है, याद रखिएगा। अगली बात अपन करते हैं, उपसर्ग 10 की घात 15 फैक्टर के बराबर हैं। फिर वही बात आई, 10 की घात 15 किसके बराबर हैं? हमने यहाँ पे बात करी थी, ये वहाँ पिछले अपना क्वेश्चन था, अपना पिछला क्वेश्चन था कि उपसर्ग एग्जा या फिर उपसर्ग 10 की घात 18 के लिए कौन सा उपसर्ग यूज होगा। तब हमने बात करी थी एग्जा की। एग्जा का मतलब क्या है? 10 की घात 18। अभी हमारे पास क्वेश्चन आया है कि 10 की घात 15 किसके बराबर हैं? 10 की घात 15 किसके बराबर हैं? तो फिर से अपन लिखते हैं दोस्तों, 10 की घात 3 किसके बराबर? किलो। क्या बोलते हैं? किलो। 10 की घात 6 दोबारा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको और याद हो जाए। 10 की घात 6 को बोलते हैं मेगा। 10 की घात 9 को बोलते हैं दोस्तों गीगा। 10 की घात 12 को बोलते हैं टेरा। 10 की घात 15 को बोलते हैं दोस्तों पेटा। और 10 की घात 18 को बोलते हैं एग्जा, जो हमारे पिछले क्वेश्चन में आंसर था, राइट। यह है उपसर्ग की लिस्ट। 10 की घात 3 को बोलते हैं किलो, 10 की घात 6 को मेगा, 10 की घात 9 को गीगा, 10 की घात 12 को टेरा, 10 की घात 15 को पेटा और 10 की घात 18 को एग्जा बोला जाता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 10 की घात 15 दिया हुआ है। 10 की घात 15 क्या बोलते हैं? देखकर बताइए। 10 की घात 15 को क्या बोलते हैं? पेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटा बोलते हैं। तो ए ऑप्शन में क्या है? ऑटो। बी ऑप्शन में क्या है? पेटा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है फेमटो। फेमटो 10 की घात -15 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 10 की घात -15 को। एग्जा किसको बोलते हैं? हमने अभी पढ़ा, एग्जा 10 की घात 18 को बोलता है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
पेटा किसको बोला जाता है? 10 की घात 15 को बोला जाता है। 10⁻15 को पेटा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 1 माइक्रोन किसके बराबर है? माइक्रोन किसकी बात करते हैं अपन? माइक्रोन यानी ये सारी उपसर्ग जो है वो माइनस में जाएंगे। माइनस में जाने का मतलब क्या है? हमने यहाँ पे क्या देखा कि जितनी भी पावर है, जितनी भी घात है, वो सारी प्लस में है, वो सारी प्लस में है, तभी ये सारे उपसर्ग यूज होंगे। अगर पावर अगर घात माइनस में आ जाए, या फिर कह सकते हैं अपन अगर घात माइनस में आ जाए, जैसे -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -10, ये सारी आ जाएं, 10 की घात -15, 10 की घात -18, ये सारी आ जाएं, तो इसके लिए अलग से उपसर्ग यूज होंगे। क्या होंगे? अलग से उपसर्ग यूज होंगे। जैसे 10 की पावर -3, 10 की घात -3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों मिलीमीटर, या फिर 10 की घात -3 को बोलते हैं मिली। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 1/1000 मीटर, ठीक है, यानी 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 शून्य है तो 10 की घात 3 मीटर। इसको और अलग से लिखें तो क्या लिख सकते हैं अपन? इस 10 की घात -3 को ऊपर ले जाएं, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? नीचे प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो 10 की घात -3 मीटर, और 10 की घात -3 मीटर यानी 10 की घात -3 को क्या बोलते हैं? मिली, यानी क्या हो जाएगा? ये मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। और कितना? 1। अगर यहाँ पे 2000 होता तो कितना होता? 2 मिलीमीटर। 3 होता तो 3 मिलीमीटर। 72 होता तो 72 मिलीमीटर। राइट। तो 10 की घात -3 को क्या बोलते हैं? मिली। और 10 की घात -2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों डेसी। क्या बोलते हैं? डेसी। अब बात करते हैं 10 की घात -6 की। तो 10 की घात -6 बोलते हैं माइक्रोमीटर, या फिर इसको माइक्रो बोलते हैं। अगर मीटर दिया हुआ है तो बात करेंगे मीटर की। माइक्रो या फिर माइक्रोन क्या बोलते हैं? माइक्रोन। 10 की घात -9 को बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं? नैनो। 10 की घात -10 को बोलते हैं एंगस्ट्रम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम। 10 की घात -15 को बोलते हैं फेम्टो, और 10 की घात -18 को बोलते हैं एटो। ठीक है। ये सारी उपसर्ग तब यूज होंगी जब ये घातें सारी माइनस में आएगी। अगर ये घातें सारी प्लस में आएगी तो ये सारे उपसर्ग यूज होंगे। जैसे 10 की घात +3 है तो किलो, +6 है तो मेगा। लेकिन अगर माइनस में है, 10 की घात -3 तो मिली, -6 तो माइक्रो या फिर माइक्रोन। अगर 10 की घात -9 है तो नैनो, -10 है तो एंगस्ट्रम, -15 है तो फेम्टो, और -18 है तो क्या हो जाएगा? एटो हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन था 1 माइक्रोन इसके बराबर है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में से किसके बराबर है? अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में मीटर में नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है? मिलीमीटर के अंदर दिया है। मिलीमीटर के अंदर दिया है। मिलीमीटर को क्या बोलते हैं? मिलीमीटर को बोलते हैं 10 की घात -3 और मीटर। हमने ये लगा दिया, पहले से एक परफॉर्मा सेट कर दिया, एक फॉर्मेट सेट कर दी कि यहाँ पे कुछ भी अलग अलग आ सकता है, लेकिन सब में मिलीमीटर दिया है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो सब में फिक्स रहेगी, हर ऑप्शन में क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। 10 की घात -3 क्या बोलते हैं? मिली, और मिलीमीटर, 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 और ऑप्शन डी में भी क्या है? मिलीमीटर। तो मिलीमीटर यानी मिली यानी 10 की घात -3, और मीटर का अपन ने मीटर लिख दिया, 10 की घात -3 लिख दी। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन लिखा है 0.1, 0.1, और 0.1 को अपन लिख सकते हैं, 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 1/10। क्या लिखते हैं? 1/10। यहाँ पर 10 की घात कितनी है? 1। इसको ऊपर ले जाओ तो 10 की घात क्या हो जाएगी? -1।
अगर ऊपर से वापस नीचे लाएंगे तो +1, वापस ऊपर ले जाएंगे तो -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की घात -1। अब देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। घातें कैसे जुड़ेगी? -1 और -3 कितने होते हैं? -1 और -3 कितने होते हैं? ये -1 प्लस -3, घातें जुड़ जाएगी। आधार समान है तो आपको पता है घातों का क्या नियम होता है, आधार समान है तो घातें ऐड हो जाती हैं, घातों का योग हो जाता है। और योग आपको करना है -1 और -3 का कितना होता है? यहाँ पे देखिए -1 कोष्ठक को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -3। अब देखिए -1 -3 कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4, राइट। तो यहाँ पे देखिए 10 की घात -1 10 की घात -3 कितना हो जाएगा? 10 की घात -4 और मीटर। 10 की घात -1 10 की घात -3 कितना? 10 की घात 4 और 10 की घात -4 और ये क्या हो गया? मीटर। अब 10 की घात -4 को यहाँ पे देखो माइक्रोन में कितना आता है? 10 की घात -6 आता है, -4 नहीं आता, -4 नहीं आता। इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। वापस अपना फॉर्मेट सेट करो, ये ऑप्शन का आंसर मिटा दो, ठीक है। फिर ऑप्शन बात करते हैं दूसरे की, 0.01 0.01। अब बात करते हैं 0.01 यानी 1/100, 1/100। नीचे 2 शून्य है तो यहाँ पर अगर 100 को हटाएंगे तो 1 शून्य लगाकर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो वही बात हो गई 1.100। 100 को क्या लिख सकते हैं? 1.10 की घात 2 और 10 की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं अपन 10 की घात -2, तो -2 और -3 कितने हो जाएंगे? -5। तो -5 मीटर, -5 मीटर, 10 की घात -5 मीटर अभी भी बराबर नहीं आ रहा है। 10 की घात -6 होता है माइक्रोन में और अभी भी यहाँ पे क्या है? 10 की घात -5। इसका मतलब क्या है? दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। वापस से फॉर्मेट अपन सेट करते हैं सी ऑप्शन के लिए। सी ऑप्शन में क्या है? 0.001, 0.001 क्या हो जाएगा? 1/1000। शून्य के बाद 3 अंक हैं तो 1/1000, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 की घात 3 और 10 की घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -3 और 10 की घात -3 को यहाँ पे रखो, -3 और -3 क्या हो जाएगा? -6 और मीटर, -6 मीटर। अब देखिए 10 की घात -6, 10 की घात -6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो या फिर माइक्रोन बोलते हैं। तो कौन सा आंसर हमारा सेट हो गया इस फॉर्मेट में? 10 की घात -6 हो गया और 10 की घात -6 को ही माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा? 0.001 मिमी आंसर करेक्ट हो गया, राइट। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट है। डी की बात करेंगे तो शून्य के बाद 4 शून्य है तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 10 की घात -4 और -4 और -3 कितने हो जाएंगे? -7। 10 की घात -7 हो जाएंगे और 10 की घात -7 यहाँ पे किसी को नहीं बोलते हैं माइक्रो को, 10 की घात -6 बोलते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के एक वृत्त में, आर त्रिज्या के एक वृत्त में, यह है आर त्रिज्या का वृत्त, स्पर्शज्या वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए कितने अभिकेंद्रीय बल F की आवश्यकता होगी? ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक वृत्त है, वृत्तीय पथ है, इसके अंदर कोई m द्रव्यमान की वस्तु गति कर रही है, वो तो उस पर बल कितना लगेगा? अभिकेंद्रीय बल यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल। एक बल होता है अपकेंद्रीय, यानी ये किसी वृत्तीय पथ का कोई भी छोटा पथ है, यहाँ पे कोई वस्तु गति कर रही है, केंद्र की ओर लगने वाले बल को बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की ओर बल लगेगा
केंद्र से दूर लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा किसी वस्तु पर, उसको बोलेंगे अपकेंद्रीय बल। ये होता है अपकेंद्रीय बल, ये होता है अभिकेंद्रीय बल। राइट, बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, अंदर की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल। तो ये वस्तु गति कर रही है, केंद्र की ओर कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्रीय बल। और जब वृत्तीय पथ में कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसके दौरान अभिकेंद्रीय बल लगता है, वो होता है दोस्तों F बराबर mv स्क्वायर बटा r। क्या होता है? mv स्क्वायर बटा r। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। v क्या है? जिस वेग से वो गति कर रही है। और r क्या है? इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? F बराबर mv स्क्वायर बटा r। ऑप्शन चेक कीजिए, ए ऑप्शन mr बटा v स्क्वायर गलत हो जाएगा, mr स्क्वायर बटा v ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ भी r स्क्वायर नीचे है, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या है? F बराबर mv स्क्वायर बटा r, mv स्क्वायर बटा r। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। m बराबर mv स्क्वायर बटा r। अगली बात करते हैं अपन, एक सामान्य लोलक पेंडुलम की अवधि कितनी है? t, लंबाई कितनी है? l के बीच संबंध है। इसकी अवधि यानी इसको बोलते हैं दोस्तों आवर्तकाल। इस t को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। और आवर्तकाल किसे कहते हैं? कि जब कोई लोलक एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसमें जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। राइट, यानी कहने का मतलब है कोई एक पेंडुलम है, ये जब अपना एक चक्कर पूरा करता है और वापस अपनी जगह पर आता है, तो इस एक चक्कर पूरा होने में जितना समय लगता है उसी को बोलते हैं आवर्तकाल। तो इसके आवर्तकाल में और इसकी जो लंबाई है, इसमें आपको कनेक्शन बताना है, रिलेशन बताना है। तो क्या रिलेशन होगा दोस्तों? इसका आवर्त बराबर हो जाएगा 2 पाई L/g का वर्ग। किसके बराबर होगा? 2 पाई √L/g। ठीक है, तो t किसके समान होगा? √L के। t किसके समानुपाती होगा? √L के। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा आवर्तकाल का? t बराबर 2 पाई √L/g। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन चेक कीजिए, t बराबर 4 पाई गलत हो जाएगा, यहाँ भी 4 पाई है गलत हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए t बराबर 2 पाई, लेकिन यहाँ पर g/l लिखा है, जबकि होता क्या है? l/g होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन हमारे पास बचा है, t बराबर 2 पाई करेक्ट है, √L/g ये भी करेक्ट है। तो संबंध क्या आ जाएगा? t बराबर, यानी t क्या है? आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा होने में जितना समय लगा वो आवर्तकाल, t बराबर 2 पाई √L/g। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट बात। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फेराडे किसकी इकाई है? फेराडे किसकी इकाई है? तो दोस्तों एक एक ऑप्शन की बात करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, वो के वो ऑप्शन आ रहे हैं, हमने कई बार अभी पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुके हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, इसकी इकाई हमें पता है क्या है? वेबर। क्या है? वेबर। राइट, चुंबकीय फ्लक्स या फिर चुंबकीय प्रवाह, उसकी इकाई क्या है? वेबर। दूसरी बात करें धारिता की, इसकी इकाई क्या है? फेराडे। क्या है? फेराडे। फिर बात करते हैं विद्युत चालकत्व की, इसकी इकाई क्या है? सीमेंस। फिर उसके बाद बात करते चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की, इसकी इकाई क्या है? टेस्ला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फेराडे पूछा है, धारिता ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की क्या है? टेस्ला। विद्युत चालकत्व क्या है? सीमेंस है। और धारिता की क्या है? फेराडे है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। एक प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? मतलब प्रकाश वर्ष को कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या मापने के लिए यूज
करते हैं। अक्सर हम ये गलती करते हैं, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है तो हम बात करते हैं कि ये समय को मापने की इकाई होगी। किसको मापने की इकाई होगी? समय को मापने की इकाई होगी। लेकिन एक्चुअल दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने के लिए इस यूनिट का यूज किया जाता है। जब दो ग्रहों के बीच या फिर ऐसे दो पिंड जिनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तो वहां पर मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है दोस्तों? 9.4 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यानी एक के पीछे 15 शून्य लगा दीजिए और 9.4 से गुणा कर दीजिए और तब जो मीटर आएगा, जो जितने मीटर आएगा वो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। तब आप जान पाएंगे कि इतनी लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। तो समय गलत हो जाएगा, प्रकाश की गति ये भी गलत हो जाएगा, तीव्रता भी गलत हो जाएगा। कौन सा? दूरी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूरी को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? हमारे वातावरण में वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों इसका एक फिक्स मान है। फिक्स मान क्या है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ और क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर कितने मीटर प्रकाश गति करता है? 3 × 10⁸ मीटर गति करता है। एक सेकंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर गति करता है। 3 × 10⁸ मीटर गति करता है एक सेकंड के अंदर। इतनी तेज है प्रकाश की गति। तो वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन दिया है असीम, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन 3 × 10⁻⁻8 दिया है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर ये ऑप्शन है सी ऑप्शन 3 × 10⁻3 दिया हुआ है। मीटर पर सेकंड मात्रक सही है लेकिन 10⁻3 दिया हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर ए ऑप्शन हमें दिया है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ और पीछे मात्रक भी चेक करेंगे, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वायु में प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक सेकंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर गति करती हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।